नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। आज ईद की नमाज पर एक टेस्ट था, टेस्ट, क्योंकि बड़ी सारी चुनौतियां दे रखी थी। हज़रत ओवैसी और अरशद मदनी और महमूद मदनी और इधर उधर के जो आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, एमआईएम वाले, तरह तरह के नमूने हैं, वो सारे के सारे जो थे, उन्होंने आह्वान किया था कि वो वक्फ बिल के अमेंडमेंट के विरुद्ध काली पट्टी बांधकर आवें। लो कर लो बात। अब काली पट्टी बांध के आने पे ही कई जगहों पर लड़ाई हो गई आपस में भाई। कुछ ने कहा काली पट्टी बांध के क्यों आए हो, कुछ ने कहा क्यों नहीं आए हो। 4-5 जगहों के तो किस्सा आ गया। दिनाजपुर में आपस में लड़ लिए, मेरठ में तो साहब बंदूक तमंचा चल गया, और आपके और भी कई जगहों के ये समाचार आए हैं। नूह में आपस में लड़ लिए। तो भाई नूह में, मेरठ में और सहारनपुर में फ़िलिस्तीन का झंडा चला दिए, तो उसके ऊपर जो है अब कार्रवाई तो होगी। दूसरी बात, एक बड़ा दूसरा टेस्ट ये था कि साहब ईद की नमाज जो है वो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर होगी या नहीं होगी। बड़ा बवाल मचाया गया। हज़रत ओवैसी ने फतवे जारी किए। आपके वो जो मौलाना है, कौन सा वो बरेलवी, उसने फतवे जारी किए। फिर साहब वो इकरा हसन है, बड़ी खूबसूरत सी एक बड़ी यंग सांसद हैं आपके कैराना से, उन्होंने भी कहा नहीं हम करेंगे। इमरान मसूद ने कहा नहीं ये है वो है, कुछ कर करा के कि साहब उनका तो वैसे भाषण जो था वो विशेष इस पे था कि रामनवमी के टाइम पे मांस बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट अभी बाकी है रामनवमी वाला वैसे, लेकिन हम सुन रहे हैं कि साहब के रामनवमी पे लोगों ने मांस मच्छी बेचना बंद कर दिया है। तो ईद वाला जो टेस्ट पास हो गया, तो साथ साथ जैसे ही ईद की नमाज़ पूरी हुई, आप हमारे किरण रिजिजू साहब जो है वो मैदान में आ गए। उन्होंने देख लिया कि ये जो चावल हैं इनमें कोई दम नहीं है, ये सब ऐसे ही फर्जी हैं, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि साहब वक्फ जो है वो 2 तारीख को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 2 तारीख को वक्फ बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वक्फ बिल को लेके हल्ला गुल्ला तो बहुत हो रहा है, लेकिन आज जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए वो थोड़े से चिंताजनक हैं हमारे वक्फ बिल के समर्थकों के लिए, वक्फ बिल के विरोधियों के लिए, अमेंडमेंट के विरोधियों के लिए ऐसे कह लें अगर इसको, तो वो ये है कि साहब के पहले जो है वो सीरियन क्रिश्चियन जो थे वहाँ के, आपके केरला के, उन्होंने तो सपोर्ट कर ही रखा था। आज कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने भी सपोर्ट कर दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल का। ये बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक करते थे, तो यहाँ ये पता चला कि अल्पसंख्यकों का ही ये हक ये मार रहे हैं। वो मुनम्मम नाम के एक स्थान है, कोच्चि से थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है, वहाँ पर एक कोई 400 लोगों की बस्ती को वक्फ ने क्लेम कर लिया, और यही वो कह रहे हैं, वो ख़ास बात ये कह रहे हैं कि साहब कि आप जो है वो बिना किसी नोटिस के कैसे आप किसी की ज़मीन क्लेम कर सकते हो, एक बात। और दूसरी बात ये है कि साहब आप ये कैसे कह सकते हो कि हमें आपके यहाँ ही जाना पड़ेगा, 2 बात। और तीसरी बात ये कहते हैं कि साहब कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर क्यों है, जो क्लेम कर रहा है उसके ऊपर बर्डन होना चाहिए। बिल्कुल तीनों वाजिब बातें हैं, और यही इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में लाया जा रहा है। जो क्लेम है उसके साथ में ओनरशिप का प्रोविज़न डाल दिया गया है, और वक्फ बाई यूज़र का प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है। इन लोगों को ये वक्फ बाई यूज़र ख़त्म करने से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यह वक्फ बाई यूज़र के ज़रिए ये जितनी भी पुरानी इमारतें, किले, महल, इन सबको ये क्लेम किए जा रहे थे। यहाँ तक कि ताजमहल को क्लेम कर बैठे थे। और जो आपने भी सुना कि साहब ये पार्लियामेंट हाउस हमारा है, और ये लाल किला हमारा है, और ये एयरपोर्ट हमारा है, ये जो सब जो बकवास टाइप की जो आपकी जितनी भी क्लेम आप सुन रहे हैं, वो इसी वक्फ बाई यूज़र के ज़रिए थी। तो जैसे ही ईद की नमाज का टेस्ट
फेल हुआ, वैसे ही यह पक्का हो गया कि अब तो वक्फ बिल आके रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में एक चर्चा चली थी। जी हाँ, एक चर्चा ये कल चली बड़ी ज़ोर शोर से कि साहब वो जो जेडीयू और आपके टीडीपी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिहार चुनाव तक रुक जाया जाए। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ये समाचार लगातार आ रहे हैं कि साहब की सबको उन्होंने बिल की कॉपी भी मांग ली है, जो अमेंडेड बिल है। और खैर अमेंडेड बिल की कॉपी तो वैसे भी ललन सिंह को मिली ही होगी ना, क्योंकि कैबिनेट में पास हुआ है अमेंडेड बिल। तो कैबिनेट में पास हुआ तो कैबिनेट में सर्कुलेट हुआ तो उनके पास है, लेकिन ठीक है फिर भी उन्होंने मांग ली, एक औपचारिकता है, उनको मिल जाएगा। तो टीडीपी और जेडीयू को अब वक्फ बिल की कॉपी उनको सप्लाई की जा रही है। और जो भी छोटी से छोटी भी जो पार्टी है जिनके पास एक या आधे भी एमपी हैं, उन सबको कांटेक्ट किया जा रहा है। यह समाचार भी आज आ गया। तो अब हमारे मियाँ मरदूद लोगों का क्या होगा? ओवैसी जैसे मियाँ मरदूद जो हैं वो इसको इतना उछाल इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, मैं कई बार आपको विश्लेषण करके बता चुका हूँ कि जो आपस में रेडिकलाइजेशन का कंपटीशन होता है इन लोगों में, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और दंगे भी उसी में होते हैं अक्सर। 90% केसेस में 90% केसेस में दो रेडिकल एलिमेंट्स का आपस में कंपटीशन होता है और उसमें फिर लोगों को सक इन कर लिया जाता है, वो खिंच जाते हैं उसके अंदर और फिर वो दंगे वंगे करते हैं। तो अब ये क्या दंगे वंगे करेंगे भाई? जहाँ की सबसे अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जी हाँ, सबसे अधिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लगभग 1,30,000 या 1,23,000 प्रॉपर्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जिसके लिए हजरत ओवैसी खुद कह चुके हैं कि साहब उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कागज़ तो लाने पड़ेंगे, ओनरशिप तो दिखानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया है कि 76% प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की है, इंक्लूडिंग इमामबाड़ा। जी हाँ, इमामबाड़े जैसी मशहूर जगह भी जो है वो सरकारी ज़मीन पर चल रही है, उसका कोई वक्फ नहीं हुआ है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, भाईजान लोगों को एक बार फिर से बता दूँ, फतावा आलमगीरी खोलो, फतावा आलमगीरी में किताबुल वक्फ है, चौथे जिल्द में है मेरे ख़्याल से। तो वो चौथे जिल्द की जो किताबुल वक्फ है उसको आप लोग पढ़ें, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साहब वक्फनामा ज़रूरी है। तो वक्फनामा तो लाना पड़ेगा, वक्फनामा लाना पड़ेगा। और अब सरकार ने ये भी कह दिया है कि वक्फनामे के साथ साथ जो उसका ओनरशिप का जो प्रूफ है वो भी लाना पड़ेगा। सरकारी ज़मीन वैसे ही सरकार ले जाएगी, सरकारी ज़मीन जब सरकार ले जाएगी तो आप ये देखिए कि ये कोई 10-12 हज़ार एकड़ ज़मीन हुआ करती थी वक्फ की 1947 में, वो आज बढ़ के 9 लाख एकड़ हो गई। और 2013 से, जब से ये अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, 2013 से लेके और 2025 तक ये 3 लाख से बढ़ के 9 लाख हो गई। ये कहाँ से आई? ये 6 लाख, ये 6 लाख जो है ज़्यादातर यही है जो मैंने आपको बताया, गांव के गांव, किले के किले, महल के महल, एएसआई के मॉन्यूमेंट्स, ये सब इन्होंने अपनी क्लेम में डाल के उसको रजिस्टर कर लिया। उससे क्या होना जाना है? जैसे आपने सुना था ना वो सरवर, आपके मौलाना सरवर है ना वो, कि एक शहाबुद्दीन रिजवी, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, तो वह शहाबुद्दीन रिजवी कहता था कि साहब की ये कुंभ की ज़मीन जो है वो भी वक्फ की है। संभल में आपको पता है कि संभल में जितना संभल का एरिया है उससे ज़्यादा ज़मीन जो थी वो वक्फ की थी। सारी चीज़ें जब जांच हुई तो कल ही खुली। उसके साथ साथ जो है वक्फ के नियम बदल दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सारे के सारे जितने भी आपके प्रदेश हैं उनको पूरा ये अधिकार है कि वक्फ के नियम जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने बदले हैं उसी प्रकार से वो बदल दें। और उन नियमों में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि साहब आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा 1959 का। 1959 में यदि ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं था तो आप कोई भी क्लेम डाल दीजिए, वो ज़मीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। और इसी बिना पे सारे वक्फ ट्राइब्यूनल्स को उन ज़मीनों को गैर वक्फ की घोषित करना पड़ेगा।
आज ही मैं देख रहा था, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वो बता रहे थे कि साहब पता नहीं कितनी एकड़ ज़मीन है जो है वो अकबर अहमद डंपी ने कबाड़ रखी है, रिजॉर्ट बना रखी है, उसके ऊपर वक्फ की ज़मीन पर रिजॉर्ट बना दिया उन्होंने, एकड़ों ज़मीन। तो इस तरह से ये बात अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही लगता है कि ये पूरा का पूरा एक ये अशराफिया धंधा है और इससे आम मुसलमान को भी कोई फ़ायदा नहीं है और बाकी जितने भी और गैर मुसलमान मज़हब हैं उनके लिए तो ये पूरी की पूरी तरह जो है वो एक ख़तरे की घंटी है कि कभी भी किसी की ज़मीन पर बस आपने अपना डंडा लगा दिया और कहा कि बस ये ज़मीन हमारी हुई, अगर तुम्हारी है तो मानते हो तो जाओ। अच्छा, ये बताते भी नहीं है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली चुप्पे चाप लिख लो, कलेक्टर कह दो ये ज़मीन हमें चाहिए, कलेक्टर अब कहेगा ओनरशिप दिखाओ, पहले कैसे रजिस्टर किया वो दिखाओ। अब वो सारा का सारा मामला जो है ना वो टेढ़ा और पेचीदा होने वाला है भाई। तो अब हमारे भाईजान लोगों से ईद की राम राम कहते हुए यही कहेंगे, थोड़ा ज़ब्त रखो, फ़ायदे में रहोगे। जैसा योगी जी कहते हैं, कायदे से रहोगे तो फ़ायदे से रहोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।